नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की, जिसका है आज भाग 41। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। उसका प्रैक्टिस सेट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये आपकी आगामी परीक्षाएं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वह यूके ट्रिपल एससी की हो या फिर यूके पीएससी की। सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो का जो पहला सवाल है वह है, जौनसारी जनजाति में डिगुबा परिधान है। तो जौनसारी जनजाति में एक डिगुबा परिधान है, हमने बताना है कि वह किससे रिलेटेड है। एक है झंगोली, दूसरा पैजामा और तीसरा गरम कोट, डी बास्केट। तो अगर बात करें डिगुबा की, तो डिगुबा एक, कभी कभार ये भी पूछ सकता है कि किस तरीके का परिधान है। तो ये एक पुरुष परिधान है, और डिबुगा जो डिगुबा होता है उसका मतलब होता है पैजामा, यानी कि ऑप्शन बी क्या होगा हमारा यहाँ पे सही होगा। ठीक है। और जो झंगोली है ये क्या होता है हमारा ऊनी कोट होता है, ये भी पुरुष परिधान है। ऊनी जो पुरुष परिधान है, अगर बात करें जौनसारी जनजाति में, तो पुरुष परिधान सिर्फ हमारे झंगोली और डिगुबा है। ठीक है। एक ऊनी कोट हो गया झंगोली, और जो डिगुबा है वह पुरुष परिधान यानी कि पैजामा हो गया। और यहीं पे अगर महिला परिधान की हम बात करेंगे, तो महिला परिधान में हमारे जो होते हैं, एक होता है झगा, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है। झगा होता है हमारा घाघरा, फिर होता है चोल्टी, चोल्टी मतलब कि चोली। ठीक है, घाघरा चोली। और एक होता है सलक, या इसको टलका भी बोलते हैं, ठलका। ठीक है, ये होता है हमारा हाफ बास्केट। ठीक है, हाफ बास्केट को क्या कहा जाता है, सलक या ठलका। ये क्या है हमारे महिला परिधान है, इनको आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, आसन बैराज किसका संबंध है। तो आसन बैराज का संबंध हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन है हाथी, बी तेंदुआ, काला भालू और डी चिड़िया से। तो आसन बैराज की अगर बात करें, तो आसन बैराज हमारा स्थित है देहरादून में, और देहरादून में यमुना और आसन के यमुना और आसन नदी के संगम पे क्या है स्थित है, और ये एक वेटलैंड है। और ये अपने जाना जाता है पक्षी प्रवास के लिए, यानी कि चिड़ियाओं के लिए क्या जाना जाता है, ये जाना जाता है। ठीक है, पक्षियों के लिए जाना जाता है। फिर है अगला सवाल, बंदरपूंछ स्थित है। इसके ऑप्शन है उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। तो इसका सही आंसर है ए, उत्तरकाशी। फिर है अगला सवाल, उत्तराखंड में बेलाडोना की जो खेती है वह किसके द्वारा शुरू की गई थी। इसके ऑप्शन है ए, रामलाल शाह, बी, एसआई वांग, सी, विसफ हैबर और डी, नॉर्मन गिल ने। अगर बात करें उत्तराखंड में बेलाडोना की खेती की, या तो इसकी शुरुआत हुई थी 1910 में। ठीक है। और यहाँ पे आपको परीक्षा वाणी में या कहीं कहीं पे आपको 1902 भी देखने को मिलेगा, पर आयोग द्वारा जो सही आंसर माना जाता है वह 1910 ही माना जाता है। और 1910 में इस खेती की जो शुरुआत है वह की गई थी नॉर्मन गिल द्वारा। ठीक है। अब नॉर्मन गिल बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उत्तराखंड की दृष्टि से, क्योंकि इनके द्वारा ही जोलीकोट में और रानीखेत में अंगूर के बागान स्थापित किए गए थे। ठीक है। और इन्हीं के द्वारा फ्लोरा ऑफ कुमाऊं नामक एक पुस्तक लिखी गई थी, जिसमें वनस्पतियों की क्या थी, चर्चा थी। और इसी वनस्पतियों की जो बुक है, इसमें इनके असिस्टेंट या सहायक के तौर पर काम किया था रामलाल शाह ने। ठीक है। और रामलाल शाह के ने बाद में अपना फ्लोरा रानीखेतियंस नाम से एक बुक जारी की थी, जिसमें इसको भी नोट कीजिएगा आप लोग, फ्लोरा रानीखेतियंस नाम से बुक जारी की थी, जिसमें 1384 प्रजातियां, ठीक है, और 281 वनस्पतियों की चर्चा मिलती है। ठीक है, या फिर उल्लेख मिलता है। तो रामलाल शाह का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है उत्तराखंड में, और नॉर्मन गिल का भी इनके द्वारा जो है
अंगूर के बागान स्थापित किए गए थे और कुमाऊं में सर्वप्रथम आलू भी यही लाए थे। और जो जैम है, जैम के लिए फैक्ट्री भी इनके द्वारा स्थापित की गई थी, जैम निर्माण के लिए फलों की। ठीक है। और एसाई वांग की बात करें तो एसाई वांग 1850 में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसको 1850 में उत्तराखंड में जो चाय की खेती है उसके निरीक्षण के लिए बुलाया गया था। ठीक है। एक ये चाय का क्या था, विशेषज्ञ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीन से आया था उत्तराखंड पे। कहाँ से आया था? चीन से। ये भी आप लोग नोट कीजिएगा। और अगर बात करें विशप हैबर की, तो विशप हैबर ने सर्वप्रथम 1824 में उत्तराखंड में चाय की बागानी के लिए क्या बताया था, एक सर्वोपरि या फिर चाय की बागानी के लिए यहाँ पे संभावना व्यक्त की थी। ठीक है। किसने? विशप हैबर ने 1824 में। ठीक है। सर्वप्रथम इनके द्वारा ही उत्तराखंड में जो चाय की खेती है इसकी क्या की थी, संभावना प्रकट की गई थी। फिर है अगला सवाल, भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल अस्तित्व में आया? तो देखिए उत्तरांचल जो है वह 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था, सभी को पता है। तो उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे उसके बारे में हमसे पूछा गया है। वेंकट रमन, बी ऑप्शन है हमारा शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायण और एपीजे अब्दुल कलाम। अगर बात करें 2000 के समय पे तो उस समय जो थे राष्ट्रपति के आर नारायण थे। और अगर उत्तराखंड की बात करें तो 1 अगस्त को उत्तराखंड जो राज्य विधेयक है वह हमारा लोकसभा में पारित हुआ था और 10 अगस्त को यह राज्यसभा में पारित हुआ था और 28 अगस्त को के आर नारायण राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी, इस विधेयक को। ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। फिर है अगला सवाल, किस जनजाति की मुख्य भाषा मुंडा है? ठीक है। तो हमने पूछा गया है मुख्य भाषा मुंडा किसकी है। इसके ऑप्शन है ए राजी, बी थारू, सी जौनसारी या फिर डी भोटिया। अगर बात करें मुंडा भाषा की तो मुंडा भाषा है हमारा राजी जनजाति की, जो वन रावत नाम से भी जाने जाते हैं और अधिकतर अभी भी अधिकांशतः ये वनों में ही पाए जाते हैं। अभी भी बहुत ही पिछड़ी जो जनजाति है और अल्पसंख्यक जनजाति उत्तराखंड की बात करें तो वह राजी जनजाति ही है। ठीक है। थारू जनजाति की अगर भाषा की बात करें तो ये यहाँ पे कोई विशेष जो है भाषा बोली नहीं जाती है। फिर जौनसारी की बात करें तो जौनसारी जो जनजाति है इसमें जौनसारी भाषा प्रचलित है। और भोटिया जनजाति की बात करें तो भोटिया जनजाति में तिब्बती या फिर वर्मी भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार ये सवाल आए हैं इनकी जनजातियों की भाषाओं से, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारी परीक्षाओं के लिए। फिर है अगला सवाल, चमोली और उत्तरकाशी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? ठीक है। ऑप्शन है इसके मुलिंगला दर्रा। ठीक है। जो ला का होता है वह होता है दर्रा, यानी फिर इसको हम क्या कहते हैं, पास। ठीक है। जो दो पहाड़ियों के बीच एक रास्ता होता है एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, पास कहते हैं या फिर दर्रा कहते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये होता है, जैसे एक पहाड़ी है इसमें से जो गैप बचता है उसी को क्या कहा जाता है, पास, या फिर उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में से ला भी कहा जाता है या फिर क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। ठीक है। मुलिंग ला, थांगला, कालिंदी दर्रा और ट्रेल पास। ठीक है। ये हमारे क्या हैं, ऑप्शन है। और हमसे पूछा क्या गया है, उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। तो अगर बात करें हम उत्तरकाशी और चमोली के बीच में स्थित दर्रे की तो वह है हमारा मुलिंगला दर्रा। यह है उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित है। ठीक है। सॉरी, मुलिंगला नहीं, कालिंदी। ठीक है। कालिंदी जो दर्रा है वह उत्तरकाशी और चमोली के बीच स्थित है। मुलिंगला और थांगला दर्रा ये दोनों ही अपने कहाँ पे स्थित हैं, उत्तरकाशी और चीन की सीमा में स्थित है। और ट्रेल पास जो है बागेश्वर में स्थित है। फिर है अगला, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त
नाम। देखिए उत्तराखंड का जो अस्तित्व है वह ऋग्वैदिक काल से ही मिलता है ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में। सबसे पुराना जो ग्रंथ है हमारा ऋग्वेद, वहीं से इसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अगर बात करें उत्तराखंड के लिए जो नाम प्रयोग किया गया है वह देवभूमि या फिर मनस्वियों की भूमि इसके लिए नाम प्रयुक्त किया गया है। ऐसे ही अलग अलग जो साहित्य आए अलग अलग धर्मों के, उसमें उत्तराखंड के लिए अलग अलग नाम का प्रयोग किया गया है। हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है बौद्ध साहित्य में, तो इसके ऑप्शन है हिमवंत, केदारखंड, मानसखंड और भृंग तुंग। बहुत साहित्य की बात करें तो बहुत साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। केदारखंड और मानसखंड यह उत्तराखंड और के लिए स्कंद पुराण में प्रयोग किया गया है। ठीक है, स्कंद पुराण में उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं के लिए केदारखंड और मानसखंड का प्रयोग किया गया है। अगर भृंगतुंग की बात करें तो भृंगतुंग उत्तराखंड का नाम नहीं है, ये किसका है, केदारनाथ का है। ठीक है, जो महाभारत है, महाभारत में इसके लिए केदारनाथ के लिए भृंगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 8वें का। पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? देखिए पहाड़ का जो गांधी है उसमें कंफ्यूजन होता है, एक पूछा जाता है उत्तराखंड का गांधी। ठीक है, उत्तराखंड का गांधी कौन है, हमारे इंद्रमणि बडौनी। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडौनी जी को। ठीक है, यहाँ हमसे पहाड़ का गांधी पूछा गया है जिसके ऑप्शन है शिवदत्त जोशी, जसवंत सिंह बिष्ट, कल्याण सिंह रावत और जयानंद भारती। तो शिवदत्त जोशी को पहाड़ का गांधी कहा जाता है और जयानंद भारती को जो है पहाड़ का अंबेडकर कहा गया है। ठीक है, तो इनको भी आप लोग नोट कीजिएगा। फिर है अगला सवाल, सर्वप्रथम किस शासक ने अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि धारण की थी? देखिए उत्तराखंड में एक शासन आया था पवार वंश का, पवार वंश में ही शासक हुए थे जिन्होंने अपने नाम के पीछे शाह की उपाधि धारण की थी। इसके ऑप्शन है बलभद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, महपति शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जो शाह की उपाधि धारण की थी वह की थी बलभद्र शाह ने। ठीक है, और बलभद्र शाह की बात करें तो कई बार इस तरीके से सवाल भी पूछता है कि अकबर के समतुल्य गढ़वाल शासन में या पवार शासक का कौन सा शासक था? तो अकबर जो बलभद्र थे वह अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और अकबरनामा में, जो अकबर की पुस्तक है अकबरनामा में, इनके लिए राम शाह या फिर बलराम शाह शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये क्या थे आज के कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे जिसके बारे में हमने चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हम मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। बाय।